So hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर सुनने में जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस वैल्यूएबल है। यह चैप्टर आपके सिलेबस में इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र के दौर में आप हैं, वहां स्टूडेंट्स को काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी उम्र में भी काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिलेटेड टू सेक्स जो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो बहुत ही आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। So that's why it becomes very important to clarify all those myths from some credible sources, and two of those credible sources are with you guys. The very first source is your book जिसका हम रेफरेंस लेने वाले हैं, and the second important source is your coach, your teacher जो कि हूं मैं। तो मैं आप लोगों के साथ एकदम खुल के इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगी। काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में जो अभी तक क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएंगी और आपको एक बेहतर समझ मिलेगी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ब्रिलिक्स, जो कि दुनिया का सबसे पहला लर्निंग फोकस्ड सोशल मीडिया है जहां पे टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं और लेवरेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर इन रियल टाइम उन डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, वेरीफाइड प्रोफाइल। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड मेरे दोस्त, ये जो सेक्शन है ये गोल्ड माइन सेक्शन है जहां पे आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। सो प्लीज मेक श्योर ये जो हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है इसमें जाकर के आप मेरे सारे नोट्स को एक बार जरूर देख लें। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। क्यों रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होती क्या है? अगर सबसे सिंपल भाषा और सरल भाषा में हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों, यानी ठीक से फंक्शनिंग कर रहे हों, उनका स्ट्रक्चर भी एकदम नॉर्मल हो। यानी इफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या हम कह सकते हैं इफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ reproductive organs is perfect, then आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, आप ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। आप कहेंगे कि भैया ऐसा इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ऑलराइट, एंड इसके अलावा क्या है कि क्या सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का करेक्ट हो, इसके अलावा कुछ और नहीं देखा जाना चाहिए? भाई पब्लिक में आपकी क्या इमेज है? क्या आप इमोशनली स्टेबल हो, यानी क्या आप फिजिकली फिट हो? क्या आप इमोशनली फिट हो? क्या आप इमोशनली स्टेबल हो? सोशली यानी पब्लिक में आपका क्या एक नजरिया है चीजों को देखने का और पब्लिक आपको कैसे देखती है? सोशली आप कैसे हो, राइट? एंड बिहेवियरली आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है? अगर ये सारी चीजें करेक्ट है ना, तब आप अपने आप को क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्टिवली फिट बोल सकते हो। सो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट की तो हमें बात करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपके फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल स्टेटस के बारे में भी हमें यहां पर चर्चा करनी होती है। 1951 में सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। यानी इंडिया उन कंट्रीज में से सबसे पहले थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। फैमिली प्लानिंग मतलब लोगों को यह सिखाया जाता था कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए, दो बच्चों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, जिससे कि बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य को आप बरकरार रख सकें। कहा जाता है कि दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप जो है वो आइडियल माना जाता है, उससे ज्यादा गैप हो तो भी चलेगा। लेकिन जब तक एक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, मदर दोबारा से रिकवर नहीं की है, उससे पहले अगर she gets pregnant again, then nothing could be more worse than that, right? तो यूजुअली लोगों को ये सिखाना चालू किया गया इंडिया के अंदर, और फिर इसमें बच्चे की हेल्थ को थोड़ा ज्यादा जो है
प्रायोरिटी पे रखा गया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया और इसे हम कहने लगे RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो यहां पर ये जो चाइल्ड का हेल्थ केयर है इसके ऊपर थोड़ी और जो है गहन डिस्कशंस होने लगी। अब फैक्ट अगर आप देखो मेरे दोस्त इंडिया की पॉपुलेशन का, तो इंडिया की पॉपुलेशन आज के दिन में 145 करोड़ के आसपास है, यानी 1.45 बिलियन के आसपास है। 2001 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन हो चुकी थी। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो चुकी थी एंड 1947 यानी आजादी के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, यानी सिर्फ 35 करोड़। यानी यहां पर देखिए आजादी के वक्त 35 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 2001 में 100 करोड़ हो गई और अभी हमारी पॉपुलेशन 2011 में अगर आप देखें तो 120 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। करंट की हम लोग अगर बात करें देन इट इज अराउंड 145 CR। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है अलग अलग डेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर 142 CR है, हमने अखबार में पढ़ा था। मेरे भाई हो जाएगी 145 CR। हम कौन सा रुक ही गए कि 142 ही हमारा गोल था, हमने अचीव कर लिया, अब हम और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो 145 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है जो ये वीडियो 3 महीने बाद देखे उनको ज्यादा रेलेवेंट लगे। ठीक है, तो ऐसा अपने ऊपर शक नहीं करना है दोस्त। ठीक है, 145 CR हमने बोला है, सही बोला है, हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्त एक प्रॉब्लम भी थी, एक टेस्ट था जिसे हम कहते थे एमनियोसेंटेसिस। कहते थे मतलब अभी भी कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में यहां पर आप वर्ड देख रहे हो एमनियो, तो यहां पर एक फ्लूइड होता है प्रेग्नेंट वुमेन में जिसे क्या बोला जाता है, एमनियोनिक फ्लूइड, राइट, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोनिक और एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको आप जब टेस्ट करते हैं एमनियोसेंटेसिस के अंदर तो आपको पता लगता है कि बच्चे का जो अंदर गर्भ में पल रहा है उसका क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है। अब आपको पता है यार अच्छे तरीके से कि बच्चा जो पैदा हुआ उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, 44 तो आपके नॉर्मल ऑटोसोम और एक होगा आपका एक्स और दूसरा हो सकता है आपका एक्स। अगर 44 प्लस XX है तो अंदर जो बच्चा गर्भ में पल रहा है शी इज अ फीमेल, XX है ना, तो शी इज अ फीमेल। ठीक है, और यहीं पर अगर बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसका क्रोमोसोमल पैटर्न है 44 प्लस XY तो क्या हो जाएगा, ही इज अ मेल। सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या है, ये जो फीटस है इसके बाहर का जो फ्लूइड है यहां पर एमनियोटिक फ्लूइड, इसको इंजेक्शन से निकाल लिया जाता है एंड अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं यहां पर कि बच्चे को क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कहीं पैटर्न 44 प्लस XXY तो नहीं, कहीं पैटर्न 44 प्लस XO तो नहीं, कहीं पैटर्न 44 प्लस XXX तो नहीं, यानी कहीं जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है क्या उसको लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्या उसको टर्नर सिंड्रोम है। इन सारी जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए हम यूजुअली एमनियोसेंटेसिस करते थे, लेकिन काफी सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने इसका इलीगल अप्रोच देखा और उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि देखो यार हमने ना जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए ये एक्सेस जो था ये पता लगाया, लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता लग गया कि आपका बच्चा लड़की है, तो आप चाहो तो इसे मरवा सकते हो यानी गिरवा सकते हो। क्योंकि गांव में काफी जगह पर आज भी वो ऑर्थोडॉक्स सोच है जिसको बदलना अभी हम प्रयास कर रहे हैं, वो जिसको बदलना काफी मुश्किल है क्योंकि लोग बदलने के लिए इतनी आसानी से तैयार होते नहीं। सो मैं इस चीज को इतना बखूबी इसीलिए जानता हूं क्योंकि मेरे आसपास के इलाकों की ही मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आए दिन ऐसे केस आते थे जहां पर फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाता था, यानी अगर किसी औरत के गर्भ में पलने वाला बच्चा एक लड़की है तो उसे गिरा दिया जाता था, गर्भपात कर दिया जाता था, और अगर एक लड़का है तभी उसे जन्म दिया जाता था। तो किसी को पता ना लगे कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, इसीलिए इस एमनियोसेंटेसिस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, राइट। तो यूजुअली अब हम इसका सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने सेक्स डिटर्मिनेशन करने की कोशिश की या अगर पता भी लग गया है विच इज वेरी ऑब्वियस, तो अगर रिवील किया सामने वाले को तो उसके लिए अलग से दंड है मेरे दोस्त, उसके लिए कानून में अलग से एक जगह है सलाखों के पीछे। सो 14 टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली जो है आपका ये किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव थी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड,
पहले तो उन्होंने स्लोगन निकाले, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, कोई भी स्लोगन जो आपको अच्छा लगे। जैसे ट्रक था, उसके पीछे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो, तो ही वॉज गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ था सोनू मोनू गोलू पप्पू ते पिंकी दी गड्डी। तो जितना इंपॉर्टेंट इस स्लोगन को फैलाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट इस स्लोगन को अपनाना भी है। तो हम दो हमारे दो इज वेरी कंक्रीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दो हमारा एक है, क्योंकि काफी शहरों में जहां पर दोनों के दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वहां पे यूजुअली वन चाइल्ड नॉर्म जो है अपना लिया गया है कि भैया एक ही बच्चा करेंगे, उसको अच्छा जीवन देंगे, उसी पे अच्छा खासा पैसा लगाएंगे, उसकी क्वालिटी लाइफ की हम लोग परवाह करेंगे। फूड रिलेटेड इंसेंटिव दिए जाते हैं, राइट। यानी काफी जो आपके गांव वाले इलाके हैं जहां पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको अच्छे खाने का एक्सेस नहीं है, उनको खाने का एक्सेस दिया जाता है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, औरतों को जो कि प्रेग्नेंट है। मैरिजेबल एज जो है ये 18 साल कर दी गई है फीमेल के लिए, 21 साल मेल के लिए। अभी आपको जानकर के खुशी होगी कि 18 साल से भी ज्यादा फीमेल के लिए एज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि लोग भी यार एकदम काउंटर रखते हैं अपनी तरफ से कि सरकार ने बोला कि 18 से पहले आप लड़की की शादी करोगे ना तो आपको दंड दिया जाएगा। तो लोग क्या करते थे, लड़की का 18 साल का होने का इंतजार करते थे कि भाई सरकार ने यही तो कहा है 18 से पहले नहीं कर सकते, 18 साल का होते ही तो कर सकते हैं ना, यहाँ हैप्पी बर्थडे वहां हैप्पी एनिवर्सरी अगली साल से। तो 18 साल का होने का इंतजार किया, तो सरकार ने क्या किया, इसको और बढ़ाने की अभी जो है बहुत अच्छी पहल ली है। और इसके अलावा अवेयरनेस भी फैला सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। काफी जो ऐसे लोग थे उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा करके गांव में जाकर के और इंसेंटिव्स भी दिए जाते थे, गिफ्ट भी दिए जाते थे। काफी ऐसे लोग जिनका सिर्फ एक बच्चा है और उन्होंने उसके बाद नसबंदी करा ली है, राइट, यानी टर्मिनेशन मेथड से उन्होंने जो है एकदम अभी बच्चे ना करने का प्लान जो है ठान लिया है, उन लोगों को इंसेंटिवाइज भी करते थे। और जो वहीं पर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो एक कैंप लगाते थे, अगर कोई वहीं पे नसबंदी कराता है तो वहीं की वहीं गिफ्ट देते थे। तो काफी लोगों का कनेक्शन काटा गया है मेरे दोस्त एक कंबल और रेडियो दे करके, राइट। और ये मैं रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। माय नानू हैज टोल्ड मी दिस व्हेन आई वाज लाइक क्वाइट यंग। उस टाइम पे ही टोल्ड मी एंड माय मदर आल्सो यूज्ड टू टेल मी कि गांव में ऐसे ऐसे लोग आते थे उस टाइम पर, वो तुम्हारे बाबा है ना, वो फलाने बाबा, उनका जो है कनेक्शन काट दिया था। तो वो जो बेसिकली ट्यूब है योर वास डिफरेंस, उसको काट देते हैं और टाई कर देते हैं, गांठ लगा देते हैं, जिससे कि गैमेट का ट्रांसफर हो ही ना, तो उसके बाद यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस बेबी एनी हाउ। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में भी जो है अच्छी खासी इंफॉर्मेशन फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में मिथ है, लोगों के मन में शर्म भी है थोड़ी सी, लोग खुलकर इन चीजों को मांग नहीं पाते मेडिकल स्टोर पे जाकर के। आजकल ये चीजें काफी कॉमन हो चुकी हैं मांगना, लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं, लोग ज्यादा अप्रोचेबल हुए हैं, लोग जा करके अब मांग सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कैंप्स भी लगते हैं। तो इनफैक्ट हम लोगों ने तो यार जा जाके बांटे भी हैं। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हम लोगों का तो एक कैंप लगता था जहां पर हम लोगों को जागरूक करते थे, फिर जिसको चाहिए रहता था उसको हम लोग कहते थे यार ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत उसको मोटिवेट किया कि हाँ भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, यू कैन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स बताए, एंड अल्टीमेटली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट कॉन्डम्स। सो दिस इज द थिंग। एंड काफी सारे ऐसे शहर हैं, बड़े शहरों में ये अभी स्टार्ट हो चुका है। देयर आर सेवरल कॉन्डम बूथ्स आल्सो। इंडिया में इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट यस इंटरनेशनली इट इज बीन एक्सेप्टेड। हो सकता है इंडिया में भी आने वाले टाइम में देयर वुड बी सच बूथ्स, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज मेडिकली वी हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग, सो इट्स गोइंग क्वाइट वेल। लोग इसको बहुत ही ज्यादा सही तादाद में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है गर्भ निरोधक डिवाइसेस, यानी ये प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। सो बेसिकली दे इनहिबिट्स प्रेगनेंसी। अब फीचर क्या होने चाहिए इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, मतलब हमारा मेन एम क्या है कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, दिस इज द फर्स्ट एम। लेकिन अल्टीमेट एम काफी सारे और भी होने चाहिए कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम ना हो यार, कल को उसकी सेक्सुअल डिजायर के साथ कोई इनहिबिशन ना हो, पता चला हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। सेकंड, जो अर्ज है, जो सेक्सुअल अर्ज है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, या जो प्लेजर है सेक्सुअल प्लेजर उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, उसमें कोई कमी ना आए। थर्ड, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए यार फीमेल को, राइट। चौथा, चांसेस ऑफ फेलियर कम होने चाहिए। कहीं पता लगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और फेल ही हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फीमेल गॉट प्रेग्नेंट। सो काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। सो सबसे पहली चीज है कि यार चीप हो, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, और इजीली अवेलेबल हो, यानी किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाए।
और आप पर्सनली भी उसे ले पाए, यानी आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। यानी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंसर्ट करवानी पड़ती हैं, जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस के अंदर इंप्लांट होती हैं, वो एक एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर ही इंसर्ट कर सकता है। लेकिन when we talk about condom, then male or female both can use it on their own. They can just purchase it from a medical store and ultimately they have the privacy to use it up, right? So easily available होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए यार। पता लगा कि सस्ता तो है, चीप तो है, पर काम ही नहीं आया तो भी बत्ती बन जाएगी, तो इफेक्टिव भी होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यार, लेकिन साइड इफेक्ट कम होने चाहिए, यानी यूजर फ्रेंडली है, साइड इफेक्ट आपके कम से कम हो। रिवर्सिबल हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गोली आप खाने लगे और उसकी आदत लग गई। सो इट शुडंट बी द केस। रिवर्सिबल हो यानी जिस टाइम पर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव लेना बंद करना है, आप तब की तब कॉन्ट्रासेप्टिव लेना बंद कर सकते हो। एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कोइटस, यानी आपका कोइटस के दौरान, चाहे आपका कोई सेक्सुअल प्लेजर की बात हो रही है या फिर आपके सेक्सुअल अर्ज की बात हो रही है, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों इंटरफेयर नहीं होने चाहिए। तो अब कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो मेथड है इन्हें कहा जाता है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड मतलब नेचर ने दिए हैं आपको मेथड, आपके दिमाग से आप जो खेलोगे तो इन मेथड्स को यूज कर पाओगे। अब ये जो नेचुरल मेथड है, इनका प्रिंसिपल क्या है? टू अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। अगर ओवम और स्पर्म मीट ही नहीं किए तो जाइगोट बनेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी के नो चांसेस। सो उन दोनों को मिलने से हमें रोकना है, और हम किसी अलग से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, ना कोई लेटेक्स यूज कर रहे हैं, तो इस चीज के साइड इफेक्ट जीरो है। लेकिन इसके चांसेस ऑफ फेलियर भी काफी हाई है, क्योंकि भाई खुद का लगाया हुआ दिमाग तो गड़बड़ करा सकता है। तो फेलियर के चांसेस यहां पर काफी अच्छे खासे होते हैं। क्यों होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। So there are three important types of natural method. The very first is the periodic abstinence. Periodic abstinence, जिसे rhythm method भी कहा जाता है। Periodic abstinence का मतलब एक ऐसा पीरियड आता है एक महीने के दौरान जब फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती, जब चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एकदम कम है। उस टाइम पर if you are going to have unprotected sex, then the female wouldn't be getting pregnant. लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 28 दिन की होती है लगभग, तो 0 से 28 डे पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और सबसे ज्यादा चांसेस जो ओव्यूलेशन के हैं जब ओवम निकलता है, ये आपके 14th डे पे है, ये आपका 14th डे पे है। तो इससे 2-3 दिन पहले यानी आपके लगभग 10वें दिन से, और इसके 2-3 दिन बाद तक यानी आपके 17th डे तक कहा जाता है कि ये आपका क्रिटिकल पीरियड है, इसमें जो है आप सेक्स नहीं करोगे। इससे पहले और इसके बाद ओवम आने के चांसेस कम से कम है, सो दिस इज द सेफ पीरियड। ये आपका सेफ पीरियड कहलाता है, ये आपका सेफ पीरियड कहलाता है। तो इनमें आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि काफी सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें द साइकिल इज वेरी डिस्टर्ब्ड। काफी सारी ऐसी फीमेल्स हैं भारत में जिनको पीसीओडी होता है, यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर। काफी ऐसी होती हैं जिनकी स्ट्रेस की वजह से या किसी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उनका जो एग है वो काफी डिलेड, यानी हो सकता है 19वें 20वें दिन पे निकले, और यहां पर जब आपने सेफ पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो द फीमेल गॉट प्रेग्नेंट। इसीलिए इसके फेलियर चांसेस हमने स्टार्टिंग में ही कहे थे कि काफी हाई थे। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब एक फीमेल के पीरियड्स को समझ करके यू tried to get the unprotected intercourse but it failed. Okay, तो 10th to 17th डे, इन 8 दिन जो है थोड़ा एहतियात बरतना होता है, इससे पहले और बाद में यू कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, लेकिन फेलियर के चांसेस हाई। दूसरा जो आपका टाइप है, दिस इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल, लैक्टो वर्ड आ रहा है, लैक्टेशन यानी मिल्क, ओके। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ए का मतलब एब्सेंट, मिनोरिया मतलब मेंसेस की बात हो रही है, यानी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और बच्चा पैदा करती है, उसके बाद जब तक वो बच्चा एक्टिवली ब्रेस्ट फीड करता है, कहा जाता है कि स्तनपान जो है 6 महीने तक रेगुलरली कराना चाहिए। 6 महीने से छोटे बच्चे को कुछ और खाने के लिए नहीं देना चाहिए, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो
तो 6 महीने जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहेगा, जब तक एक्टिवली लैक्टेशन कर रही है मदर, तब तक आपका जो साइकिल्स है, जो मेंसेस है, वो दोबारा नहीं आएंगे, तो दोबारा एग बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन है जिसकी वजह से आपका दूध बनता है, ये आपका GnRH, LH और FSH को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जब LH और FSH ही नहीं बन रहा है तो एग रिलीज होगा नहीं। अगर एग रिलीज नहीं हुआ तो 6 महीने तक सेफ इंटरकोर्स कर सकते हो। थर्ड जो है इट इज कोइटस इंटरप्टस। कोइटस मतलब द इंसेमिनेशन व्हेन द पीनस इज गेटिंग इंसर्टेड इन द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट। इंटरप्टस इंटरप्ट कर दिया है, यानी एंट्री को इंटरप्ट कर दिया है। यानी व्हेन द मेल गेट्स एन अर्ज कि यार अब इजैक्यूलेशन होने वाला है, यानी सीमेन बाहर निकलने वाला है, उस टाइम पर ही यूज्ड टू पुल आउट हिज पीनस एंड अल्टीमेटली द स्पर्म्स आर नॉट गेटिंग एंटर्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, बल्कि वो जो है बाहर ही इजैक्यूलेट कर दिए जाते हैं। सो विड्रॉवल कर लिया जाता है यहां पर पीनस का। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विड्रॉवल मेथड। यहां पर भी फेलियर के चांसेस क्यों है? बिकॉज जब अर्ज आती है उससे पहले भी देयर आर अ लॉट ऑफ स्पर्म्स एंड प्री इजैक्यूलेट कंटेंट दैट कैन गो इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट। सो इसके चांसेस ऑफ फेलियर भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में देयर आर जीरो साइड इफेक्ट, क्योंकि आप कुछ यूज ही नहीं कर रहे। आप कैलेंडर देख रहे हो भैया कि अच्छा इन दिनों नहीं कर सकता, इन दिनों कर सकता हूं, एज सिंपल एज दैट, तो उसमें क्या ही साइड इफेक्ट आएगा, राइट? या लैक्टेशनल एमिनोरिया है जहां फॉर 6 मंथ्स यू आर सेफ, एंड में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, 5वें-6वें महीने के आसपास हो सकता है लैक्टेशन थोड़ी पहले कम हो गई। एंड कोइटस इंटरप्टस व्हेन द मेल बेसिकली पुल्स आउट हिज पीनस एंड द फीमेल इज सेफ। दैट सेकंड टाइप ऑफ मेथड्स आर बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड, अब एक बैरियर खड़ा है मेल और फीमेल गैमीट के बीच में। नेचुरल में भी सेम चीज हो रही थी कि मेल और फीमेल गैमीट को हम लोग मिलने से रोक रहे थे, लेकिन बीच में कोई बैरियर नहीं था, सिर्फ आप नेचुरली उस चीज को सोच रहे थे। अब देयर इज अ फिजिकल बैरियर, तो आपकी फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाएगी दोनों के दोनों गैमीट्स की। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स, जिसका एक सबसे फेमस जो ब्रांड है वो है निरोध। अब तो देयर आर अ लॉट ऑफ मोर ब्रांड्स आल्सो व्हिच यू माइट बी सीइंग इन योर टेलीविजन। एक ऐसा एड जिसके चलने पर पिताजी दूसरी साइड पंखा देखने लग जाते हैं और तुम दूसरी साइड खिड़की की तरफ देखने लग जाते हो, और मम्मी उठ के चल ही देती हैं कि चलो पकौड़े ही बना ले जाएं किचन में जाके, राइट? चाहे 2 मिनट पहले मना कर रही हूं पकौड़े बनाने के लिए। सो वो माहौल जो एड क्रिएट करता है, उसी एड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं अब, राइट? द कॉन्डम्स आर फॉर मेल एंड फीमेल, सो देयर आर मेल कॉन्डम्स, देयर आर फीमेल कॉन्डम्स। अदर देन दैट ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल के सर्वाइक्स के अंदर फिट हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल वॉल्ट्स। सर्विक्स के ऊपर लगने वाली कैप को कहा जाता है सर्वाइकल कैप, एंड देयर इज सर्वाइकल डायफ्राम ऑल्सो। सो क्या होता है यार, मेल कॉन्डम कहां वेयर करेगा? ऑन द पीनस, इट्स वेरी ऑब्वियस, एंड फीमेल कॉन्डम वेयर करेंगी इन द वेजाइना, इन द आउटर रीजन। दैट वॉल्ट जो है सारे सर्वाइकल है, नाम के आगे सर्वाइकल लिखा हुआ है, तो सारे सर्वाइक्स में होंगे विदाउट एनी इशू। वॉल्ट, कैप एंड डायफ्राम तीनों के तीनों सर्वाइक्स में होंगे। अब कॉन्डम किस चीज का बनता है? लेटेक्स का बनता है, रबर का या शीट का। एंड सिमिलरली फीमेल इज ऑल्सो हैविंग द कॉन्डम मेड अप ऑफ प्लास्टिक, थिन रबर और लेटेक्स। जबकि सर्वाइकल वॉल्ट्स, कैप्स और डायफ्राम आपके प्लास्टिक के बनते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। इट इज अ वेरी गुड कंपैरेटिव टेबल, सो प्लीज मेक श्योर टू नोट इट डाउन। ओके, अब प्राइवेसी यूज करने के लिए क्या इसे आप खुद यूज कर सकते हो? यस, चाहे आप कॉन्डम परचेज करके लेके आए, चाहे सर्वाइवल कैप, इट कुड बी फिटेड ऑन योर ओन। चाहे डिस्पोजेबल है, चाहे डिस्पोज कर सकते हो, यस, आजकल डिस्पोजेबल चीजें आ रही हैं, सो इनको आप डिस्पोज कर सकते हो, इट वोंट हार्म द एनवायरमेंट। चाहिए रीयूजेबल है भाई, जो आपके सर्वाइकल वॉल्ट्स हैं, सर्वाइकल कैप वगैरह है, इनको आप दोबारा यूज कर सकते हो साफ करके, लेकिन ये मत कर देना गलती से, समझो, कहीं भैया धो के यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। और तो बेवकूफ मत बन जाना, कहीं भैया उल्टा करके यूज कर सकते हैं, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे देखे हुए हैं। वो हो सकता है भाई बच्चे मजाक कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर इतने बेवकूफ मत बनना जिंदगी में। बाकी कुछ भी बेवकूफी कर लेना यार, थोड़ा कम सफल हो जाना, पर इतने बेवकूफ मत बनना बस, ठीक है। हो सकता है भाई कोई तुम्हारे साथ का दोस्त 1 लाख की नौकरी कर रहा हो, तुम 90,000 की नौकरी कर लेना, 10,000 की कोई दिक्कत नहीं, इतने बेवकूफ मत बनना, ठीक है। एक्सट्रीम चला जाएगा ये बहुत सीन, बहुत, ठीक है, फिर मीम बनेंगे तुम पे, ठीक है। अब एसटीडी प्रोटेक्शन,
क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमें कॉन्डम्स? यस, कर सकते हैं, बाकी चीजें नहीं कर सकती। सो कॉन्डम्स वेयर करने का सिर्फ यही एक फायदा है, दैट इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एसटीडी ऑल्सो, यानी बीइंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव इट ऑल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनको वेनरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। काफी अच्छा आपका एक पर्टिकुलर चार्ट था जिसमें सारी चीजें ही आपकी कवर हो गई। अब आगे आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड मतलब कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना, जैसे आपका बेरियम सल्फेट और आपका जिंक सल्फेट। ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें बेसिकली स्पर्मिसाइडल होती हैं। स्पर्मी मतलब स्पर्म, साइडल मतलब किलिंग, ठीक है। स्पर्मा का मतलब होता है स्पर्म, जो कि नाम से ही पता लग रहा है। साइडल का मतलब होता है किलिंग, यानी ये स्पर्म्स को किल कर देती है। यानी समझ लो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में आपके स्पर्म्स आए और वहां पर उन्हें कुछ केमिकल मिले जिन्होंने स्पर्म्स को मार करके भगा दिया, तो स्पर्म अब नहीं पहुंच पाएंगे ओवम तक, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इनको आपके बैरियर मेथड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कुछ जेल्स आती है जिनको आप कॉन्डम के साथ ऊपर से लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ क्रीम्स आती हैं या कुछ टैबलेट्स भी आती हैं विच आर टेकन एडिशनली, जिससे आप कॉन्ट्रासेप्शन को अश्योर कर सको, 100% श्योर हो जाओ कि भैया अब तो कॉन्ट्रासेप्शन हो चुकी है, अब प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। सो जैसे कि स्पंज है ऑफ ब्रांड टुडे, इसमें स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है, तो वजाइना में जब स्पर्म आएंगे तो क्या होगा? इन स्पर्म्स को किल कर दिया जाएगा और ये स्पर्म आपके नहीं पहुंच पाएंगे ओवम तक, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? स्पर्म्स आर किल्ड, तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यहां पर नहीं होगी, सॉरी कोई प्रेगनेंसी यहां पर नहीं होगी, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी, कोई प्रेगनेंसी यहां पर नहीं होगी। अब सबसे ट्रस्टेड जो चीजें आती हैं ये आईयूडीज, यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब नाम क्या है? इंट्रा यानी अंदर, किसके? यूट्राइन यानी यूट्रस के। ऐसे डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस के अंदर फिट हो जाती हैं एंड उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं। सो इन्हें यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है बाय ट्रेन्ड नर्सेज एंड डॉक्टर्स। ये आप खुद नहीं कर सकते, तो आपकी प्राइवेसी यहां पर जरूर थोड़ी सी भंग होती है, बट दे आर मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। फीमेल्स का ये फेवरेट मेथड है, क्यों? क्योंकि पहला, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप कॉपर टी की बात करो तो सालों साल वो आपका चल जाता है। सेकेंड, इट इज वन टाइम, कि भैया आप डेली डेली कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने एक पर्टिकुलर आईयूडी इंसर्ट करवा लिया, देन यू आर फ्री फॉर अ ईयर और फॉर 2 ईयर एंड सो ऑन। सो अलग अलग टाइप के आईयूडी है जिनकी वायबिलिटी अलग अलग होती है, इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें कोई मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं होती, जैसे लिपेस लूप एग्जांपल पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकेटेड आईयूडी जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे आपका LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट का तो साउंड ही प्रोजेस्टेरॉन जैसा है, तो हार्मोन का साउंड इसमें आ रहा है। एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, अब कॉपर रिलीजिंग है तो नाम में ही कॉपर आएगा, तो कॉपर टी, कॉपर 7, और तीसरा जो सबसे अलग है मल्टीलोड 375। तो याद करने हैं सिर्फ 3 एग्जांपल। कौन कौन से? नॉन मेडिकेटेड में लिपेस लूप, मेडिकेटेड में अब हार्मोन रिलीजिंग है यार, तो प्रोजेस्टासर्ट तो हार्मोन का ही नाम है, LNG-20 अलग है, सिर्फ ये याद कर लो। अब कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 याद करना पड़ेगा, तो भाई हद हो जाएगी, सिर्फ मल्टीलोड 375 याद करना है। सो नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप, हार्मोनल LNG-20 और कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, ठीक है। अब देखो इनमें से जो नॉन मेडिकेटेड रहते हैं, इसमें आती है लिपेस लूप, तो यहां पर एक आपकी लूप लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुई है। अब ये लूप जो है इट इज इनप्रेग्नेटेड इन BaSO4। BaSO4 और ZnSO4 मैंने यहां पर आपको बताया था, देखो राइट। केमिकल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल थे? BaSO4 और ZnSO4, तो ये स्पर्मिसाइडल होते हैं, राइट। तो यहां पर भी इट इज इनप्रेग्नेटेड इन BaSO4 सॉल्यूशन, जो कि स्पर्मिसाइडल है। सो देयरफॉर यूटेरस के अंदर जैसे ही स्पर्म्स आएंगे उनको किल कर दिया जाएगा, तो कोई इम्प्लांटेशन आपकी नहीं हो पाएगी। स्पर्म्स अंदर आएंगे, आते ही किल हो जाएंगे, तो कोई प्रेगनेंसी यहां पर नहीं होगी। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है या मेडिकेटेड आईयूडी है,
ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन अगर हो जाता है ना, तो या तो एन ओव्यूलेशन कंडीशन आ जाती है। एन ओव्यूलेशन मतलब एब्सेंट हो गई ओव्यूलेशन, यानी कोई ओव्यूल नहीं आया। या सेकंड, कोई इंप्लांटेशन आपकी नहीं हुई। इन केस अगर ओव्यूल बना भी तो इंप्लांटेशन नहीं होगी, यूटरस जो है ठीक से चीजों को नहीं ले पाएगा। एंड थिकनेस बढ़ जाएगी आपके सर्वाइकल म्यूकस की। अगर सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ रही है तो स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचने में ही दिक्कत होगी। देखो यार, ये फीमेल का ट्रैक्ट है, ये वजाइना है, ये आपका सर्वाइक्स है, अंदर फिर आपका और ज्यादा तामझाम लगा हुआ है। अब यहां से अगर स्पर्म आएंगे और यहां पर सर्वाइकल म्यूकस ही गाढ़ा हो चुका है, तो स्पर्म को एंट्री थोड़ी मिलेगी, वहीं पर रोक लिया जाएगा, राइट, वहीं पर रोक लिया जाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस जब गाढ़ा हो जाता है तो भी ये आपका प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यहां पर कॉपर प्रेजेंट होता है जैसा कि नाम में ही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ये धीरे 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 कंसिस्टेंटली रिलीज करते रहते हैं। और कॉपर का काम क्या है, स्पर्म मोटिलिटी को घटा देता है। और स्पर्म जब तक मोटाइल नहीं है, विक्की डोनर सबने देखी होगी, अगर हेल्दी स्पर्म नहीं है, मोटाइल स्पर्म नहीं है, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। यानी स्पर्म मोटिलिटी अगर यहां पर गिरी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ऑटोमेटिकली द फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, सो शी इज सेफ। ठीक है। अब कुछ चीजें आती हैं जैसे गोलियां यानी पिल्स, जिन्हें हम ओरल पिल्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हें मुंह से कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। जैसे आपने एक गोली का नाम सुना होगा मालाडी, सहेली, जो कि सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप करी गई थी। तो पिल्स जो हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पिल दो तरीके की होती है, एक तो जिसमें सिर्फ हाई प्रोजेस्टेरॉन हो। हाई प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, देखो यहां पर भैया, हाई प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, या तो ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहा था या इंप्लांटेशन नहीं होने दे रहा था। भाई दोनों ही केस में प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। सो एक तो ऐसी पिल है जिसे हम मिनी पिल कहते हैं, जो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन आपका रिलीज करती है, तो इन्हें कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल यानी पॉप। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल यानी पॉप, ये जो है आपकी डेली ली जाती है विदाउट ब्रेक। ठीक है, ऑलराइट, डेली ली जाती है विदाउट ब्रेक। ये आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रिलीज करती है, जिससे ओव्यूलेशन और इंप्लांटेशन रुक जाती है। और कुछ आपकी होती है कंबाइंड पिल, यानी जिसमें प्रोजेस्टेरॉन तो है, एस्ट्रोजन भी है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 21 दिन जो है ये टैबलेट आपकी ली जाती है, 21 दिन टैबलेट आपकी ली जाती है, फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है। तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आपका 21 दिन गोली ली गई, 7 दिन का गैप, 28 दिन हो गए, फिर 21 दिन गोली ली गई, 7 दिन का गैप, तो आपकी एक पर्टिकुलर बैच जो है कंप्लीट होता रहता है 28-28 दिन में। तो 21 दिन आपकी हार्मोनल टैबलेट, 7 दिन आपकी आयरन टैबलेट, लेकिन मेन ये है हार्मोनल, तो ये सिर्फ 21 दिन ही ली जाती हैं। ठीक है, तो पहले और 5वें दिन ऑफ साइकिल से ये स्टार्ट होती हैं एंड 21 दिन चलती हैं, राइट। सो इनको रेगुलरली आपको लेना पड़ता है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इनके साइड इफेक्ट अच्छे खासे देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे मालाडी और मालाएम, तो मालाडी और मालाएम के साइड इफेक्ट काफी ज्यादा थे, इसीलिए आपकी नॉन स्टेरॉइडल गोली का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे हम कहते हैं सहेली। तो सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉइडल बनाई गई, क्योंकि यार हार्मोन कई बार आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो वो और भी तो 10 पंगे क्रिएट करेंगे। भाई उसने आपको प्रेगनेंसी से तो बचा लिया, पर 10 जगह और तो हार्मोन काम करेगा ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट देगा, तो वहां पर साइड इफेक्ट खूब ज्यादा थे। इसीलिए सहेली का जो है आपका आविष्कार किया गया, जो एक फीमेल की सच्ची सहेली थी। भाई इसमें हार्मोन नहीं रखे गए, इसमें जो ड्रग रखा गया उसका नाम था सेंटक्रोमन। ठीक है, यहां जो ड्रग रखा गया इसका नाम था सेंटक्रोमन। ये डेवलप करी गई थी बाय सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब इनिशियल 3 महीने फीमेल इसे लेना स्टार्ट करती है तो ट्वाइस अ वीक लेती है, यानी एक हफ्ते में 2 बार, यानी 3 दिन छोड़ के एक गोली। एंड आफ्टर दैट वंस इन अ वीक पिल इसे बोला जाता है। ये आपकी ज्यादा प्रिसाइज है डेफिनेशन कि एक वीक में एक गोली आपकी ली जाती है। साइड इफेक्ट काफी कम है बिकॉज इट इज नॉन स्टेरॉइडल, इसमें वो प्रोजेस्टेरॉन वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, सहेली जो है ये आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। नाउ एस्ट्रोजन कैन नो लॉन्गर फॉर्म एंडोमेट्रियम, यानी आपका जो यूट्रस का सबसे अंदर वाला पार्ट है एंडोमेट्रियम, वो अब बन नहीं रहा है, यानी वो झड़ जाएगा। झड़ जाएगा तो इम्प्लांटेशन कहां पे होगी, बच्चा टिकेगा कहां पे भाई, यूट्रस के अंदर की जो वॉल है ये जब थिक होगी, एंडोमेट्रियम जब थिक होगी, तो यहीं पे तो आके आपका बच्चा अटैच होगा और डेवलप करना स्टार्ट करेगा।
अब ये एंडोमेट्रियम थिक ही नहीं हो रही तो इसके ऊपर जो भी है वो सारा सामान बाहर निकल जाएगा वजाइना के थ्रू, यानी आपका बेबी जो है वो डेवलप ठीक से नहीं हो पाएगा, सो इट वोंट कॉज प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ओव्यूलेशन यहां पर हो सकती है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होती। हमने आपको बताया एंडोमेट्रियम पे क्योंकि असर कर रहा है तो इम्प्लांटेशन को रोकेगी। ओव्यूलेशन हो तो भी कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, क्योंकि समझ लो स्पर्म और ओवम मीट भी कर गए तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, वो बाहर निकल जाएंगे। ऑलराइट, अब और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनमें है डीपो प्रोवेरा यानी आपके इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्शन से लेने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो फीमेल जो है इनको ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं रेदर देन पिल्स, राइट। लेकिन इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, ये 2 से 3 महीने तक काम कर सकते हैं, क्योंकि इंजेक्टेबल्स आर मोर कंसंट्रेटेड, तो धीरे धीरे जो है चीजें रिलीज करते रहते हैं। एंड सिंपली आप इम्प्लांट भी ले सकते हो स्किन के अंदर। भाई स्किन के अंदर इम्प्लांट करा लो आपके इम्प्लांट्स को एंड अल्टीमेटली दे विल रिलीज द केमिकल्स वेरी वेरी स्लोली। तो यहां पर कुछ सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, तो ये स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियसली फिट कर दिए जाते हैं और ये बहुत धीरे धीरे रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। इनफैक्ट 5-7 साल तक भी ये काम कर सकते हैं। सो बहुत लंबे काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस एंड इम्प्लांट्स आर आल्सो वेरी गुड। आप टक्कर देख रहे हो भाई 5-7 साल सिर्फ स्किन के नीचे प्रेजेंट होने पे, हालांकि इतने ज्यादा कोई रखता नहीं है, पहले इनको रिमूव करा दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे आपने सुना होगा अनवांटेड 72, राइट, यहां पर नाम भी लिखा हुआ है, इट इज अनवांटेड 72 या आई पिल बोला जाता है। ठीक है, या 2 गोलियां आती हैं अगर लेट्स से इन केस एक फीमेल है, इफ शी गॉट प्रेग्नेंट एंड लेट्स से इफ शी इज 1 मंथ प्रेग्नेंट, 1.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, देन देयर आर सम टैबलेट्स इन मार्केट जिन्हें कहा जाता है मीफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल। 2 टैबलेट्स हैं। मीफेप्रिस्टोन जो है यूजुअली पहले ली जाती है एंड मीजोप्रोस्टोल बाद में ली जाती है, जो कि एक्सपल्स कर देती है जो भी बना हुआ होता है यूटेरस के अंदर उसको बाहर की साइड, यानी जितना छोटा आपका फीटस है उस टाइम पर वो बाहर निकल जाता है, इजैकुलेट हो जाता है। सो दीज 2 ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, राइट, तो इनको जो है 72 घंटे ऑफ कॉइटस के अंदर देना पड़ता है। जैसे नाम ही अनवांटेड 72 यानी 72 आवर्स के अंदर, यानी आपके 3 दिन के अंदर अंदर ये गोली ले लो जो भी है। इफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हैज हैपेंड, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेप केस, देन द अनवांटेड बेबी कुड एक्सपल्स्ड आउट। ऑलराइट, एंड ये जो मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रिस्टोन है ये थोड़ा बाद में भी ली जा सकती है, क्योंकि इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बेबी को भी बाहर निकाल सकती है। इनकी पावर बहुत खतरनाक है। कौन सी? मीफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल। ऑलराइट, चलो नाउ द लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब केबल कटिंग। ठीक है, सीधा जो नलकी है जो पास कर रही है गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह, उसी को काट दो, गैमेट ही नहीं पहुंच पाएगा अपनी निर्धारित जगह पर, तो फ्यूजन काहे की, राइट। सो इट इज अ परमानेंट मेथड टू स्टॉप प्रेगनेंसी, सो इट इज नॉट रिवर्सिबल। अगर आपने एक बार इसको करवा लिया ऑपरेशन को, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे दोबारा से फर्टाइल बना दो। देयर आर चांसेस, बट ऐसा नहीं है भाई, कोई इतना नहीं करेगा, राइट। और कोई बेवकूफ ऐसी बात कहता भी नहीं है स्टरलाइजेशन कराने के बाद कि आई want to become fertile again, right? So 2 तरीके की आपकी स्टरलाइजेशंस होती हैं। इसे कहा जाता है वेसेक्टोमी इन केस ऑफ मेल्स। क्यों? क्योंकि नाम है वेसेक्टोमी, तो यहां पर VAS इनिशियल 3 अल्फाबेट यानी वास डेफरेंस को काट दिया जाएगा। तो यहां पर क्या है, वास डेफरेंस इज कट एंड टाइड, वास डेफरेंस काट दी जाती है। सेकेंड इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होगी मेरे भाई? फीमेल के अंदर होगी, क्योंकि नाम क्या है ट्यूबेक्टोमी, तो किसकी बात हो रही है, क्या काट दिया यहां पर, फेलोपियन ट्यूब काट दी जो ओवम को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, फेलोपियन ट्यूब काट दी तो ट्यूबेक्टोमी, वास डेफरेंस काट दिया तो वासेक्टोमी। ठीक है, तो यहां पर स्पर्म नहीं आएंगे भाई, सीमन आएगा, वो भी स्पर्म के बिना, राइट।
यानी आपका जो है प्लाज्मा आएगा, सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्योंकि यार अब जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बना रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहा था, सेमिनल वेसिकल बना रही थी, वो तो आएगा ही ना, उसको थोड़ी रोका हमने। हमने तो बस स्पर्म का बीच का पाथ काट दिया, तो सेमिनल प्लाज्मा तो बाहर निकलेगा, फीमेल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें स्पर्म ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन बनते रहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है, लेकिन जो भी स्पर्म बनते हैं अब उनको खत्म करना है तो उन्हें फैगोसाइटोसिस का सामना करना पड़ता है। उन्हें मेल बॉडी के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि फीमेल तक वो पहुंच नहीं पा रहे, तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद उन्हें डेड होना पड़ेगा। ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब काट दी है तो ओवम भी आपके प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, स्पर्म भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो कोई फर्टिलाइजेशन आपकी यहां पर नहीं होगी। सो दे आर परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड लास्ट कॉन्ट्रासेप्शन इज MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल, तो उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन लेने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इस कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग क्या करते हैं, इट्स नॉट बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव इवन, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो कॉन्ट्रासेप्शन पहले काम नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब जो बेबी डेवलप हो चुका है उसको वी आर अबॉर्टिंग। आपने एक बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी, वॉलेंटरी अबॉर्शन या कॉमनली अबॉर्शन। तो अबॉर्शन क्या होता है, यहां पर आप वॉलेंटरी यानी अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करना है। अगर मेल का और फीमेल का यानी फादर का और मदर का कंसेंट होता है तो बेबी को ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे काफी सारे तथ्य हैं जो कि देखने पड़ते हैं। आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कुछ ही केसेस के अंदर करवा सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करवा सकते। जैसे इफ यू वांट टू डू इट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, तो 9 महीने तक बच्चा रहता है गर्भ के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप यानी स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर अगर आप MTP करवाना चाहते हैं तो इट इज कंपैरेटिवली सेफ। आपको क्या करना है, एक डॉक्टर की सलाह लेनी है और एक डॉक्टर का रिटर्न कंसेंट लेना है। डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को गिराना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बोलेंगे ओके इट इज सेफ इनफ, ही विल गिव अ रिटर्न कंसेंट एंड यू कैन डू दैट अप, इट इज सेफ, बट इट बिकम्स मोर रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। इट बिकम्स मोर रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज मोर रिस्की। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, अगर बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ही, देन यहां पर आपका 2 डॉक्टर्स का, इनफैक्ट आपके 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कंसेंट लगता है। 2 पढ़े लिखे शानदार डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड है, यानी झोला छाप डॉक्टर नहीं, अच्छे डॉक्टर्स का कंसेंट लगेगा और आप यहां पर अबॉर्शन करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर तुम किसी के पास जाओगे तो डॉक्टर मारेगा मुंह पे लात सीधा, क्योंकि अब तुम बेवकूफ घोषित हो चुके हो। ठीक है। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर तुम बच्चा ड्रॉप करने के बारे में सोचते भी हो तो पहली बात तो वो बहुत ज्यादा अनएथिकल और गलत है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर ऑलरेडी वेरी लेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट takes a lot of courage to tell a doctor कि I want to drop my baby, and the doctor wouldn't suggest that because there would be a lot of harm to the female who is undergoing pregnancy. उनकी डेथ भी हो सकती है, इनफैक्ट बच्चे की भी डेथ हो सकती है, राइट। मदर को यहां पर ज्यादा खतरा होता है, सो इट इज एक्सट्रीमली रिस्की एंड दैट्स व्हाई डू नॉट सजेस्टेड। That's why it's not suggested anyhow. So medical termination मतलब कि वॉलंटरी एक्सपल्शन, आपकी मर्जी से एक्सपल्शन हो रहा है प्री मैच्योर फीटस का, बच्चा अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। हर साल दुनिया में 45 से 50 मिलियन MTPs होती हैं। 45 से 50 मिलियन मतलब लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTPs हर साल होती है, which is a very big number. It is around 20% of all the females who basically conceive. यानी लगभग अगर 25 करोड़ बच्चे पैदा होने होते हैं हर साल तो उसमें से 5 करोड़ को ड्रॉप कर दिया जाता है बाय MTP। ठीक है।
सो अबॉर्शन दो तरीके का हो सकता है। पहला जो है आपका वो है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी आपकी मर्जी से, जिसे वॉलेंट्री अबॉर्शन भी कहा जाता है। ये या तो आप ड्रग से कर सकते हो, मैंने बताया था जब बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का है तो मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल ले लिया, राइट, तो क्या हो गया, यहां पर बच्चा ड्रॉप हो गया, ठीक है, इंड्यूस्ड है ना, या फिर बेसिकली आपने एमटीपी करवा ली। एंड यहां पर सेकंड हो सकता है स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरल अबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज भी कहा जाता है, जो कि इंडिया में अभी काफी कॉमन हो चुका है। अगर विमेन की हेल्थ काफी खराब रहती है, डाइट कमजोर है, एक्सरसाइज नहीं करती हैं ठीक से, स्ट्रेस रहता है दुनिया बिना का, तो मेरे भाई यहां पर आपका क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। आपका बच्चा पूरा डेवलप होने से पहले ही एक्सपल्स हो सकता है और वो यूजुअली डेड होता है। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें स्टार्टिंग से। नॉट इवन फीमेल जिनको मिसकैरेज होता है, मेल भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे बड़ा जो एक ऐड भी आता है ना, सबसे बड़ा जो वायरस चल रहा है वो क्या है, स्ट्रेस, राइट। सो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दोज थिंग्स विद योर लव्ड वंस, एंड इफ देयर आर नो वन, तुम्हें ऐसा लगता है भाई दुनिया में कोई हमसे प्यार करता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, रीड अ गुड बुक। कहा जाता है कि एक अच्छी किताब 1000 बुरे दोस्तों से बेहतर है, ठीक है, तो एक अच्छी किताब पढ़ो और मजा आएगा। चलो, अब कुछ फैक्ट है भैया एमटीपी के बारे में। जैसे सन 1971 में गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया, लेकिन फीमेल फिटिसाइड के चलते 2002 में इसे इलीगल घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्यों? देखो यार, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए तो हमने एमटीपी को रखा ही था, यानी एमनियोसेंटेसिस को बेसिकली हमने क्या करने के लिए रखा था, कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लग जाए। अगर मदर के लिए बच्चा हार्मफुल है तो बच्चा ड्रॉप कर दिया जाए, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो चुका है तो मदर को प्रेगनेंसी से बचा लिया जाए, एंड इन केस ऑफ रेप ऑल्सो उस बच्चे को ड्रॉप करना है, तो एमटीपी उन केस में लीगल है। लेकिन लोग इसे किस लिए यूज कर रहे थे, फॉर फीमेल फिटिसाइड, कि हम एमनियोसेंटेसिस से पता लगा लेंगे कि बच्चा फीमेल है और उसके बाद हम उसे गिरा देंगे, तो उस पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अब यहां पर 2017 में अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट क्या था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 3 महीने तक का बच्चा है, यानी 12 वीक तक का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक का बच्चा है, तो अबॉर्ट कर सकते हो, सेफ है, एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की आपको कंसेंट लगेगी। एंड अगर 24 हफ्ते हो चुके हैं तो आपका कंपैरेटिवली रिस्की है केस, उससे ऊपर हो चुके हैं तो सोचना भी मत, ठीक है। अब देर आर सम बीमारीज, देर आर सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस और इन्फेक्शंस that could follow you up if you are having an unprotected sex। अगर आप एक डिजीज्ड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको कुछ बीमारियां होती हैं। सेक्स के थ्रू फैलने वाली इन बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या वेनरल इन्फेक्शंस या वेनरल डिजीज कहा जाता है। नीचे लिखा भी हुआ है वेनरल डिजीज इन्हें कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन रिलेटेड डिजीजेस हैं तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा हार्म कर रही होंगी, राइट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से आपकी फैलती हैं। इन्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहा जाता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, भैया एक ही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन होगी तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होंगी, वेनरल होंगी तो वेनरल डिजीज, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हार्म करने के लिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। ओके, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा इन्फ्लेमेट हो रहा है तो इसे यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। सर्विसाइटिस, अगर सर्विक्स इन्फ्लेमेट हो रहा है तो। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में फीमेल यूजुअली येलो वाटर डिस्चार्ज करती है या व्हाइट वाटर डिस्चार्ज करती है, और पीरियड जो है उनके इरेगुलर हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है और हेडेक उन्हें होने लगता है, एंड दैट्स व्हाई दीज डिजीजेस आर वेरी वेरी डेंजरस। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं, सो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो बहुत अच्छे से इसे नोट कर लेना दोस्त। बैक्टीरिया से भी आपको ये डिजीज हो सकती है, जैसे क्लेमाइडियासिस, किससे होगा, क्लेमाइडिया फ्रैकोमेटिस, तो क्लेमाइडिया से होगा। साइफिलिस किससे होगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम। गोनोरिया किससे होगा, नाइजीरिया गोनोरी। और आपका कैनेरॉइड किससे होगा, आपका हेमोफिलस डुकरी से,
वायरस से कौन कौन से होंगे? हर्पेस जो कि एचएसवी यानी ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस से होता है, जेनाइटल वॉर्ड्स जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, एड्स जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जैसे ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, नाम में वजाइनलिस है यानी वजाइना को इंपैक्ट करता है। इनमें से आपको कुछ चुनिंदा ही यार आपको याद करने हैं, वो भी हद से हद अगर तुम जबरदस्ती याद करना चाहो तो वैसे पूछे नहीं जाते। जैसे एड्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो कॉमनली हमें पता भी होता है। इसके अलावा आप हर्पेस याद कर सकते हो, हेपेटाइटिस याद कर सकते हो, ट्राइकोमोनियासिस वैसे याद हो जाएगा, ट्राइकोमोनास से ज्यादा यार साइफिलिस याद कर लो, गोनोरिया याद कर लो, गोनोरिया भी याद हो जाएगा, नाइजीरिया गोनोरी तो याद करने की जरूरत नहीं है, 4 याद कर लो बस। इनमें से एक ट्रिक है ट्रिपल एच। ट्रिपल एच का अभी तक परमानेंट क्योर पता नहीं लगा है। पहला क्या है? एच आपका एचआईवी यानी एचआईवी से होने वाला एड्स। सेकंड एच मतलब आपका हर्पेस यानी जेनाइटल हर्पेस, वायरल में जो नंबर 1 पे दिया हुआ है। एंड थर्ड एच का मतलब है हेपेटाइटिस। भाई इनमें अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो आपको दिक्कत है, दे आर अभी तक इनक्योरेबल, ठीक है, काफी इनका सटीक इलाज नहीं पता है। ओके, सो इनका उपचार जो है डिफिकल्ट है, उपचार इज डिफिकल्ट, इलाज इज डिफिकल्ट, बट बाकियों का उपचार आपका कंपैरेटिवली आसान है और सॉर्टेड है। फंगल डिजीज भी होती है फिर आपका कैंडिडियालिस, कैंडिडा एल्बिकेंस से सेक्सुअल पार्ट्स में आपकी इचिंग होना। ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्टिलिटी मतलब जब एक कपल आर ट्राइंग, आर विलिंग टू गेट अ बेबी, हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बट स्टिल दे आर अनेबल टू गेट बेबीज, दे आर इनफर्टाइल कपल्स। एंड स्टेरिलिटी का मतलब, स्टेरिलिटी मतलब एक इंडिविजुअल का स्टेराइल होना, तो स्टेरिलिटी एक इंडिविजुअल का एक इशू है। जब एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ना कर पाए, जैसे मेल अगर आपका स्टेराइल है तो आप उसे बोलेंगे स्टेराइल मेल, स्टेराइल फीमेल, लेकिन अगर एक कपल है तो इट इज इनफर्टाइल कपल। जब एक कपल फेल हो रहा है टू कंसीव इवन आफ्टर कॉइटस विदाउट प्रोटेक्शन तो उसे इनफर्टाइल बोलेंगे। अब एक आपका कपल हो सकता है विच इज प्राइमरी इनफर्टाइल, हालांकि ये फालतू बात है, जबरदस्ती ऐड करी गई है नोट्स में, और एक है सेकेंडरी इनफर्टाइल। मतलब प्राइमरी इनफर्टाइल मतलब एक भी बच्चा उन्हें नहीं हुआ है, सेकेंडरी इनफर्टाइल मतलब एक चाइल्ड हुआ लेकिन दूसरे बच्चे में अब प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो इस केस को हम यूजुअली नहीं पढ़ते, हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी को ही पढ़ते हैं, यानी एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक के बाद आजकल यूजुअली वैसे ही लोग हॉल्ट कर दे रहे हैं। तो मेल क्यों इनफर्टाइल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? मेल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो नॉन फर्टाइल है? एजूस्पर्मिया, जूस्पर्म मतलब आपका स्पर्म जो है एब्सेंट है, यानी स्पर्म नहीं बन रहे, तो फर्टाइल कैसे होंगे? ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, यानी आपके बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं, तो ये वैसे आपका इनफर्टाइल है, क्योंकि स्पर्म्स का नंबर और मोटिलिटी दोनों हाई होनी चाहिए और हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी पीनस का जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो काम नहीं कर रहा, सो पीनस इज नॉट गेटिंग इरेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एंटरिंग इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट। क्रिप्टोरकाइडिज्म, यानी बच्चों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो स्क्रोटम है उनके अंदर टेस्टिस आ जाती है, लेकिन काफी केसेस में जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर ही रह जाती हैं मेल की बॉडी में, यानी जो नीचे आउटसाइड बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए थी वो नहीं प्रेजेंट है टेस्टिस, सो उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपके प्रॉपरली स्पर्म नहीं बनेंगे। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, बहुत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से इनफर्टिलिटी आ गई, कोई बीमारी हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गए, बहुत ज्यादा स्मोक करता है, ब्लॉकेज ऑफ वास डेफरेंस, तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पा रहा है बाहर तक, ऑर्किडाइटिस यानी आपके जो टेस्टिकल्स है, जो स्क्रोटम है, दे बेसिकली गॉट स्वॉलन और इन्फ्लेमेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें आपको पता है कि मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे सेक्स ऑर्गन्स, स्ट्रेस है या लाइफस्टाइल ओरिएंटेड आपकी डिसरप्शंस हैं, इस वजह से मेल आपका इनफर्टाइल हो सकता है।
फीमेल के अंदर भैया क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? फीमेल के अंदर दिक्कत हो सकती है, पहली आपकी ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी एग आपका एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं पहुंच पा रहा है। वही ड्रग, अल्कोहल और स्मोकिंग, सेम आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, और आपकी इंडिया में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिस वजह से साइकिल्स बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो जाती हैं। ओके, और कई बार तो 4-5 साइकिल स्किप हो जाती हैं एक फीमेल की, एग जो है प्रॉपर्ली आते ही नहीं है, 28 दिन की साइकिल जो है वो कब 100 दिन में कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं लगता। इसके लिए जुगाड़ क्या है? अब भाई प्रॉब्लम तो हमें पता है कि इनफर्टाइल हैं काफी सारे कपल्स जो चाहने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, बट अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो असिस्ट कर दे इन कपल्स को ठीक से रिप्रोडक्टिव रिजल्ट पाने में, यानी चाइल्ड पाने में। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है कहां? इन विट्रो, यानी बॉडी के बाहर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर जब होती है फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन, इट्स कॉल्ड इन वीवो। यहां इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है यानी बॉडी के बाहर, यानी टेस्ट ट्यूब में, तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से आपका मेल का स्पर्म लिया, यहां से आपका फीमेल का ओवम लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया मेरे बंधु कहां पर? इन दोनों को मिक्स कर दिया कहां पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन दोनों को मिक्स कर दिया कहां पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन दोनों को मिक्स कर दिया कहां पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सेम कंडीशंस दी जाती हैं जैसी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, सेम वैसी सेम कंडीशन दी गई, तो आपका यहां पर क्या बना? जाइगोट बना। अब यहां पर जाइगोट बना। अब ये जाइगोट आपका डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये जाइगोट आपका अप टू 8 सेल तक डिवाइड किया है, यानी एक जाइगोट से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, यानी अप टू 8 सेल अगर बने हैं, तो इसे कहां डाला जाता है? इसे अलग जगह डाला जाता है। एंड अगर मेरे भाई इसने मोर देन 8 सेल बना लिए हैं, तो इसे अलग जगह डाला जाता है। कहां कहां डाला जाएगा? अगर 8 सेल ही बनाए हैं जाइगोट ने, तो जाइगोट जब बनता है तो वो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ जाना स्टार्ट करता है। जब 8 सेल बनते हैं तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में ही, अभी यूट्रस में घुसा नहीं है, तो अप टू 8 सेल आप इसे कहां डालोगे? फेलोपियन ट्यूब में ही डालोगे। देखो, अप टू 8 सेल इसे आप कहां डालोगे? फेलोपियन ट्यूब में ही डालोगे, क्योंकि वहीं रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी अगर यहां पर अप टू 8 सेल आपने टेस्ट ट्यूब से निकाल लिया है इस जाइगोट को, तो ये कहां जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। यानी जाइगोट को आपने कहां भेज दिया? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और आपके अगर 8 सेल से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब आपका बढ़ करके वो यूट्रस की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो अब यूट्रस में डालना पड़ेगा। 8 से ज्यादा सेल हो गए तो मोर देन 8 सेल जब हुए तो यूट्रस में डालोगे, सीधा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करोगे। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करोगे, सीधा यूट्रस में डालोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, फीमेल जो है अगर ये इनफर्टाइल है तो क्या किया? फीमेल इनफर्टाइल है तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या किया? एफएसएच डाल दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉलिकल बने यानी ओव्यूलेशन हो जाएगी। अब इस ओवा को और स्पर्म को कहां डाल दिया हमने? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुए। अगर अप टू 8 सेल बना है एम्ब्रियो, तो इसे आप सीधा फेलोपियन ट्यूब में डालोगे, और 8 सेल से ज्यादा बने हैं तो आप इसे यूट्रस के अंदर डालोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करोगे। अब आईसीएसआई क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म का इंजेक्शन दे रहे हो कहां? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके? एग के ऑब्वियसली। तो स्पर्म जो है इनको आप इंजेक्ट कर देते हो इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आपका बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ओवा आपने लिया, उसमें स्पर्म इंजेक्ट किया एंड वापस उसे फीमेल के अंदर डाल दिया। तो यहां पर मेल और फीमेल जो है इन दोनों के गैमेट्स लिए जाते हैं और आपका फीमेल के अंदर वापस उसे प्लेस कर दिया जाता है जाइगोट को। जब स्पर्म जो है आपका
ओवम तक ना पहुंच पाए उस केस में क्या किया जाता है, स्पर्म्स को कलेक्ट करके फ्रॉम द डोनर इंजेक्ट कर दिया जाता है। समझ लो मेल जो है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी उसके अंदर स्पर्म्स तो हेल्दी है बट उसका पीनस जो है इरेक्ट नहीं हो रहा कि वो फीमेल के अंदर स्पर्म्स पहुंचा पाए। तो आप क्या करो, स्पर्म्स इकट्ठे करो और इंजेक्शन से डाल दो। दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक जो टेक्निक है ये सबसे क्रिटिकल है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये है क्या, गिफ्ट गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब आप सोचोगे यार फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है कोई गैमीट, तो पक्का स्पर्म ट्रांसफर हो रहा होगा। गलत, यही दिक्कत आती है बस। गिफ्ट का मतलब गैमीट कौन सा है, यहां पर फीमेल गैमीट है। गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मतलब डोनर का ओवम लेकर के यहां पर डाल दिया है उस फीमेल के अंदर जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसके फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ओवम डाल दिया। यानी फीमेल का यूट्रस तो ठीक है, वो इंप्लांटेशन कर सकती है बट ओव्यूलेशन नहीं कर सकती, तो एक डोनर का ओवम लिया और फीमेल के अंदर डाल दिया। अब यूट्रस तो अच्छा खासा है ही, तो स्पर्म भी भेज देंगे अंदर, स्पर्म और ओवम मीट करेंगे और यूट्रस अच्छा खासा है तो वहां पे चिपक जाएगा। यहां पे चाइल्ड जो है ओरिजिनल नहीं है पेरेंट का, क्यों? क्योंकि फीमेल गैमीट जो है वो किसी और डोनर का लिया हुआ है, ठीक है, किसी और डोनर का लिया हुआ है। नाउ दिस इज सरोगेसी। इस पे एक फिल्म भी आई थी सलमान खान की, आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो भी कोई बात नहीं। सरोगेसी में क्या होता है, किसी और, अभी एक लेटेस्ट फिल्म आई थी मिमी ऑफ कृति सेनन, आई होप यू हैव सीन दैट, पंकज त्रिपाठी एंड कृति सेनन। तो वहां पर कृति जो है वो अपना गर्भ यूट्रस किराए पर दे देती है। साउंड स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। अब जिस फीमेल के पास ओवम नहीं था उसमें तो आपने ओवम डाल दिया, पर लेट से एक फीमेल ओवम प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन उसका यूट्रस खराब है, तब क्या करोगे? तो ओवम फीमेल अपना दे देगी, स्पर्म मेल अपना दे देगा, तो बच्चा एक्चुअल में पेरेंट्स का हुआ, लेकिन जो जाइगोट है, क्योंकि अब फीमेल का यूट्रस खराब है तो किसी और फीमेल के यूट्रस को 9 महीने के लिए ले करके उनके कंसेंट से कि हम आपको इसके बदले में थोड़ा पैसा देंगे या जो भी आपकी मदद होगी वो करेंगे, फेवर टू फेवर ये चीजें चलती है। आप मेरे ऊपर ये एहसान कर दो कि मेरा बच्चा नहीं है, आप मुझे हेल्प करो और बदले में जो आप चाहोगे वो मैं आपको दूंगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आजकल ये काफी कॉमन हो चुका है। अगर आपने शाहरुख खान की वाइफ का एग्जाम्पल सुना हो तो शी हैज ऑल्सो गॉट हर सन बाय सरोगेसी, ठीक है। तो काफी लोग इसको करते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से करते हैं। काफी फीमेल्स ये सोचती हैं कि प्रेग्नेंट होने की वजह से दे विल लूज द ब्यूटी, सो अल्टीमेटली दे डू नॉट गेट प्रेग्नेंट एंड दे फॉलो द सरोगेसी रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फीमेल ओवम तो प्रोड्यूस कर सकती है, तो फीमेल अपना ओवम सुरोगेट में डाल देती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सीमन भी डाल दिया जाता है, दोनों फ्यूज कर दिए जाते हैं एंड आपका बेबी का बर्थ हो जाता है। चाइल्ड आपका ओरिजिनल है टू द पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि दोनों गैमेट्स माँ बाप के, असली माँ बाप के ही हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब इन यानी अंदर जाना, किस चीज का? सेमेन। तो मेल कई बार अगर अपने सीमेन को अंदर नहीं डाल पा रहा है फीमेल के, तो आर्टिफिशियली उसे अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। वजाइना में भी डाल दिया जाता है जहां से स्पर्म भाग करके यूट्रस तक चले जाएंगे, काफी बार डायरेक्टली यूट्रस में भी डाल दिया जाता है जिसे कहा जाता है IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो यहां पे फादर से सीमेन कलेक्ट करो, उसे आप प्रिजर्व कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में, और जब आपको जरूरत हो तो आप फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी और मेल और फीमेल गैमेट दोनों ओरिजिनल पेरेंट्स के हैं, तो बच्चा भी उनका ही होगा। बस मेल जो है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वो बस अपना स्पर्म अलग से इकट्ठा करके फीमेल के अंदर डाल दे रहा है। दिस वॉज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यार पढ़ा करके मजा आ गया। ब्रिलिक्स पे मुझे फॉलो कर लो फटाफट जा करके, 4000 फॉलोवर्स होने वाले हैं। ब्रिलिक्स को इंस्टॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है। जैसे ही आपको इंस्टॉल करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। यहां पर जाकर के मुझे प्लीज फॉलो कर लो, और जब आप मुझे फॉलो कर लोगे तो नीचे मेरा ये जो लाइब्रेरी का आइकन है, इस पे आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे विच आई एम अपडेटिंग ऑन डेली बेसिस। तो प्लीज मेक श्योर टू गेट कनेक्टेड ओवर देयर एज वेल एज टू फॉलो मी अप। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। दिस वीडियो has taken a lot of efforts of mine and मैंने जितना खुल के हो सकती थी सारी चीज़ें बताई, तो आई होप आपको समझ में भी आई होंगी, थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा एंड बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चली होंगी। तो शुक्रिया यार, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई ट्रूली बी कैचिंग यू अप इन द कमिंग सेशंस, जहाँ पर हम काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।